हेलो गाइस, आज हम करने वाले पोस्ट ऑपरेटिव केयर लुइस से भी है और ये लुइस से ही है वैसे तो। और चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? पहली बात तो जो भी कहा है ना इधर, ये पहली बात तो है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या होगा। पहले तो उसकी सर्जरी होगी, है ना। सर्जरी के बाद उसको एनेस्थेटिक यूनिट पे ले जाएगा। उसको पाकू बोलते हैं, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थेसिया केयर यूनिट। ओके, इसमें ले जाएगा। तो ये क्या होता है ना कि बहुत सारी मतलब हॉस्पिटल्स में ना ऐसे होते हैं कि ऑपरेटिंग रूम के साइड में, एडजेसेंट साइड में ही पोस्ट ये पाकू होता है, ताकि मतलब जल्दी से ट्रांसफ़र भी हो सके स्मूथली। ठीक है। और ट्रांसफ़र में ऑफ कोर्स मतलब ये लोग हेल्प करते हैं। ऑपरेटिंग नर्स हेल्प करेगी, मतलब ओ आर का नर्स हेल्प करेगी, है ना। देन उसके बाद ई हेल्प करेगी, क्या बोलते हैं, पाकू का नर्स हेल्प करेगी। देन जो एनेस्थेसिया केयर प्रोवाइडर है वो हेल्प करेंगे, एसीपी। तो ये सब हेल्प करेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो है कि पोस्ट ये पाकू में क्या होता है। ठीक है। पाकू में 3 फेजेस, वो 3 फेजेस में जो केयर होता है। तो फर्स्ट फेज, एक एक फेज में ना लाइक डिफरेंट लेवल ऑफ केयर मिलता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। ठीक है। तो पहले तो है कि एक उससे पहले मतलब एक टर्म है आरपीपी, जो रैपिड पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट प्रोग्रेशन है। ठीक है। तो ये और फास्ट ट्रैकिंग एम्बुलेटरी, फास्ट ट्रैकिंग, तो ये दोनों है। ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट मतलब फेज़ 1 में अगर अच्छे से मतलब सब ठीक चल रहा है तो वो ना रैपिडली उसको फेज़ 2 में भेज देते हैं। तो इसलिए इसका नाम रैपिड ये हो गया। ठीक है। देन जो फास्ट ट्रैक होता है उसमें क्या होता है कि अगर एम्बुलेटरी पेशेंट है, एम्बुलेटरी पेशेंट मतलब जो ओवरनाइट नहीं रखा गया है, उसको सर्जरी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऐसे पेशेंट को ना डायरेक्टली फेज़ 2 में भेज देते हैं। ठीक है। तो इससे उसका टाइम, मनी भी बच जाता है, टाइम भी बच जाता है। तो ऐसा है। तो अभी देखेंगे फेज़ 1 में क्या केयर मिलता है। ठीक है। फेज़ 1 में तो पहले असेसमेंट होती है यार, हर चीज़ में असेसमेंट होगी, पर फेज़ 1 में आती है ना उसको एक रिपोर्ट मिलता है, हैंड ऑफ रिपोर्ट बोल के। उसमें उसका मतलब इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस, देन सारी इन्फॉर्मेशन में सब दिया जाता है उधर। ठीक है। अगर उसको भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इंटरेक्शन उसको करनी है तो वो पूछ सकता है उधर, अलाउ है उस रिपोर्ट पे। ठीक है। देन उसके बाद उस उधर होता है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में क्या देखते हैं हम लोग, उसका एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, देन ये सब देखते हैं, है ना। ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, लाइक ये सब देखते हैं ना। तो ये सब अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन वेंटिलेशन में क्या होता है कि ये अफेक्टेड बाय न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ऑक्सीजन और वेंटिलेशन कब इफेक्ट होता है, जब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होता है। ओपियोइड, इन सब से इफेक्ट होता है। स्लीप डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्ड ब्रीथिंग से होता है। ओएस से, उसका क्या था ये, ओएस से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये था ना। तो इससे भी इफ़ेक्ट होता है ना। देन देन आपका ये एबनॉर्मल एयरवे, एनाटॉमी, इन सब से भी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है। तो ये मतलब स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग का कुछ था। तो इसलिए ऑक्सीजन वेंटिलेशन इफेक्ट होता है। देन पल्स ऑक्सीमीटर चेक करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर से क्या होगा, ये ऑक्सीजनेशन का भी बोलेगा, ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं उसको, ये भी देखेगा। देन ये हाइपोक्सीमिया, अगर उसको हाइपोक्सीमिया है तो वो भी ये देखेगा, पल्स ऑक्सीमीटर। देन उसके बाद हम उसका पीटीसी, CO2 ये लेवल चेक करेंगे, पैच CO2 लेवल चेक करेंगे, इसको मॉनिटर करेंगे। ये भी इसका ऑक्सीजनेशन का ही मतलब इन्फॉर्मेशन देगा अच्छे से। ठीक है। या फिर जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनका मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेस होने का जो हाई रिस्क पेशेंट है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है। देन हम लोग उसका ECG देखेंगे, बीपी देखेंगे, आर्टेरियल, तो ये आर्टेरियल बीपी देख रहे हैं उसका स्पेशली। देन उसका टेम्परेचर देखेंगे, पल्स मतलब पेरिफेरल पल्स देखेंगे, कैपिलरी रिफिल देखेंगे, स्किन कंडीशन, ऑर्डर, कलर, मॉइस्चर, सब देखेंगे हम लोग। ठीक है। देन इसका कॉन्शियसनेस देखेंगे, वो कॉन्शियस है कि नहीं, अच्छा ओरिएंटेशन उसका है कि सेंसरी एंड मोटर वर्क कर रहा है कि नहीं, प्यूपिल का साइज, इक्वलिटी, देन उसका रिएक्टिविटी कैसा है। देन अगर उसको रीजनल एनेस्थीसिया रहा है, रीजनल एनेस्थीसिया में क्या होगा कि उसका देखेंगे कि उसका सेंसरी मोटर ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा। देन उसका डर्मेटोम लेवल चेक करेंगे। देन यूरिनरी रिटेंशन है क्या वो देखेंगे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है क्या, हाइपरटेंशन हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है क्या। देन हेमाटोमा हो रहा है क्या, न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट हो रहा है क्या, हार्ट रेट, देन हेडेक, इन सब इंक्रीज हो रहा है क्या, नोज़िया, मतलब ये सब देखेंगे। हाँ।
तो इसके लिए यूरिनरी इनपुट, यूरिनरी रिटेंशन के लिए हम इनटेक आउटपुट चार्ट भी देखेंगे, है ना। देन उनका आईवी लाइंस चेक करेंगे, आईवी लाइंस सब ठीक है कि नहीं, सारे आईवी लाइंस उसको मिल रही है कि नहीं, और इरिगेशन सोल्यूशन ये सब देखेंगे, इन्फ्यूजन सारे हैं कि नहीं, आउटपुट डिवाइसेस सारे हैं कि नहीं, लाइक कैथेटर हो गया आपका। देन इसके बाद ये क्या लिखा है, हाँ अगर ओन ड्रेन्स है कि मतलब ये सब अगर है तो मतलब ये सारा देखेंगे हाँ हम। देन उसके बाद टाइप ऑफ ड्रेसिंग क्या, हाँ क्या ड्रेसिंग कर रहा है उसका, या फिर क्या मतलब कितना अमाउंट का ड्रेन हो रहा है, उसका ओन ड्रेन हो रहा है, तो ये सब हम देखेंगे, ठीक है। देन एयरवे, तो ये सब देखेंगे ना। तो पहला क्या था हम लोग का, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, है ना। तो पहले तो हम एयरवे देखेंगे। तो एयरवे में आता है आपका ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपोक्सीमिया, देन वेंटिलेशन, ये सब आएगा ना इसमें। देखो इधर है, बाकी सब ना यही है, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ये एयरवे का है, हाइपोक्सीमिया, हाइपर वेंटिलेशन। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में आपको मिलेगा टंग फॉलिंग बैक। टंग फॉलिंग बैक क्यों हो रहा है, मतलब टंग फॉल बैक हो रहा है और फिर ये सॉफ्ट पैलेट जो है ना उसके अगेंस्ट मतलब ये टर्न बैक हो रहा है, ठीक है। और फिर ये ब्लॉक कर रहा है फेरिंग्स को, ठीक है। तो ये टंग फॉलिंग बैक हो गया। देन इसका लाइक क्या क्या कर सकते हैं हम नर्सेस, क्या कर सकते हैं, तो लाइक हम लोग उसको हेड टिल्ट कर सकते हैं, जॉ थर्स दे सकते हैं, आर्टिफिशियल एयरवे दे सक्शनिंग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं ना। और पेशेंट स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, उसको जगा भी सकते हो, तो अनकॉन्शियस होगा अगर उसका मतलब फॉल बैक हो रहा है ना। देन उसके बाद क्या है, रिटेन थिक सिक्रेशन, अगर सिक्रेशन उधर रिटेन्ड हो गया है, उससे क्या, किससे रिटेन्ड होगा, एनेस्थेसिया से या फिर डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन ऑफ सिक्रेशन अगर हो रहा है तो इन सब से मतलब ये सिक्रेशन रिटेन्ड हो सकता है, उधर रह सकता है, थिक होके उधर ही रह जाएगा, है ना। तो उसको लाइक उसका पता कैसे चलेगा हमें, उसका नॉजी रेस्पिरेशन होगा, उसका क्रॉस क्रैकल ऐसा साउंड आएगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको डीप ब्रीथिंग एंड कॉफिंग करवाएंगे, आईवी हाइड्रेशन क्योंकि उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, आईवी हाइड्रेशन देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, है ना। इन सब से हम ये सब करेंगे, ठीक है। देन आपका आ गया सक्शनिंग भी करेंगे, सक्शनिंग ये इसका पार्ट है, ठीक है, ये सारा इसका पार्ट है, ओके ठीक है। सक्शनिंग भी करेंगे। देन आपका रेनिंगोस्पाज्म आएगा। रेनिंगोस्पाज्म में क्या होता है कि तो ये किससे हो सकता है, अगर आपका एनेस्थेसिक गैस या फिर गैस्ट्रिक एस्पिरेशन ये सब इसको इरिटेट कर रहा है, ठीक है, इरिटेट कर रहा है एंडोट्रेकियल ट्यूब को। देन ये कब होता है, जब जब एंडोट्रेकियल ट्यूब रिमूव कर देता है तब ऐसा होता है मोस्टली। तो इसका कैसे पता चलेगा कि इसको ना इंस्पिरेटरी साइडर हो जाएगा, कुछ छाविंग रेस्पिरेशन होगा, स्टर्नल रिट्रैक्शन होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ये सब होगा। तो ये सब होने से हम लोग क्या ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। देन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, आईवी मसल रिलैक्टेंट देंगे, लीडोक्रीन देंगे। तो आपको ये ना अल्टीमेटली आपको याद ही करना है, ठीक है, ये सब याद करना है। तो जो भी है ना यही सब है, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं, ओके। एंड ओके और एक बात बताती हूँ, जो ये एयरवे प्रॉब्लम हो रहा है किसको होता है, हाई रिस्क पेशेंट्स को, लाइक जनरल एनेस्थेटिक पेशेंट या फिर 55 ईयर्स से ज़्यादा वाले पेशेंट को। देन प्री एक्जिस्टिंग अगर उसका पहले से लंग डिजीज सेटअप, एंड अगर स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग है तब भी हो सकता है ना। देन इधर लिखा था ना हमने ऑक्सीजन वेंटिलेशन, देखो ये क्या क्या लिखा है इधर, ओपियोइड इन सब से भी तो होगा, है ना। देन आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, देन रीनल डिजीज़ इन सब से होगा। देन सर्जरी, अगर एयरवे का सर्जरी, थोरेसिक, एब्डोमिनल, इन सब से होगा। 24 आवर्स में जब फर्स्ट 24 आवर्स होता है उसी में ये सब होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। देन
देन हाइपोक्सेमिया में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जो O2 है ना वो कम हो जाता है, लेस देन 60 हो जाता है, ठीक है। इसका हाइपोक्सेमिया के साइन है कि हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये सब ब्रैकी ट्रैकी ये सब भी हो सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर इससे कम हो जाएगा 90% से, तो ये सब ना इसका साइन है। इसका कॉजेज़ क्या हो सकता है कि एसेलेक्टेसिस ये हो सकता है, ठीक है, इसका कॉजेज़। और ये इधर भी है, ये देखिए इधर है एसेलेक्टोसिस, ओके, तो इसके बारे में भी इधर लिखा हुआ है ना। तो और इधर देखो, ये तो इसके साइन हो गए है ना। तो ये एसेलेक्टोसिस हो सकता है। देन कॉजेस इधर लिखे हैं, ठीक है, इस टेबल में कॉजेस लिखे हैं। देन आपका ये ब्रोंकियल, इसमें क्या होगा कि ब्रोंकियल रिटेन मतलब ब्रोंकी में ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा क्योंकि उधर सिक्रेशन रह जाएगा। देन एल्वियोलर सफेक्टेंट कम हो जाएगा, उससे क्या होगा कि एल्वियोली जिससे ओपन होता है ना सफेक्टेंट से, तो वो ना कम हो गया, तो एल्वियोली ओपन अच्छे से नहीं हो पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। एसेलेक्टेसिस का मतलब ये है एल्वियोली कोलैप्स होना, ठीक है। देन इससे कोलैप्स होने से क्या होगा कि एक पोर्शन या फिर एंटायर पोर्शन ऑफ द लोब ऑफ द लंग ये वो हो जाएगा, मतलब ये वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें, ठीक है। देन दूसरे कॉजेज से लाइक पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देन उसका एस्पिरेशन हो गया, ब्रोंकोस्पैज्म हो गया, लिखा ही है सबके बारे में है ना। देन हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा कि पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का वो हो जाएगा, कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। देन डिप्रेस रेस्पिरेटरी ड्राइव डिप्रेस हो जाएगा। इसका क्या हो सकता है कि एनेस्थीसिया ओपियोइड के लिए हो सकता है। देन पोर मसल पोर हो जाएंगे, अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका क्या हो सकता है कि ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो गया या फिर कुछ डिजीज़ हो गई या फिर इन दोनों का ये दोनों कंबाइन होके भी हो सकते हैं, तो इससे ना हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है, ठीक है। और हम क्या करेंगे जब वेंटिलेशन देखेंगे तब इसका ना सेडेशन स्केल हम चेक करेंगे फॉर द लेवल ऑफ सेडेशन के लिए, ठीक है। देखिए आपका उधर तो नर्सिंग इंटरवेंशन उस टेबल पे दिया ही हुआ है, हाँ, फिर भी अगर इधर थोड़ा एक्स्ट्रा है, जैसे हम लोग पेटेंसी चेक करेंगे, चेस्ट सिमेट्री, डेप्थ उसका, रेट उसका, कैरेक्टर उसका, ये सब चेक करेंगे। देन अगर इम्पेयर्ड वेंटिलेशन है तो हम चेस्ट रिड्यूस के बारे में चेक करेंगे, एब्डोमिनल मूवमेंट चेक करेंगे, स्लो ब्रीथिंग चेक करेंगे, है ना, ऑस्कल्टेट करेंगे उसको, देन उसका वाइटल्स चेक, पल्स ऑक्सीमेट्री चेक करेंगे। अगर उसको हाइपोक्सेमिया, ट्रैकीकार्डिया है, गैप्सिंग हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, ये सब होगा उसका, एंजाइटी, कंफ्यूज, ये सब होने से मतलब हम लोग ऐसे चेक करेंगे और ये सब है क्या। देन स्पूटम उसका चेक करेंगे, अगर ट्रैकीकार्डिया, अगर वो है ट्रैकिया का है या फिर थ्रोट का है तो ये कलरलेस थिन होगा, TT। देन इसका लंग और ब्रोंकी का है तो उसका पेल येलो एंड थिक होगा, ठीक है, सेक्रेशन। देन उसका डायग्नोसिस लाइक इम्पेयर्ड इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, कॉफ क्लियर नहीं हो रहा है ना, कॉफ, पेन, देन ऑब्स्ट्रक्शन, देन उसके बाद इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न सही नहीं हो रहा है, इसका भी हो सकता है, पेन हो सकता है। देन उसका एनेस्थेटिक एजेंट ओपियोइड हो सकता है, ये दोनों मतलब सेम लगता है ना, ये होगा तो ये तो होगा ही, है ना। इसका हो गया रिक्स फॉर एस्पिरेशन का रिक्स हो सकता है ना, एस्पिरेशन का तो रिक्स ही होता है ना। देन इनफेक्टिव, देन इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, उसका होता है हाइपोवेंटिलेशन, याद रखना बस। देन पोजीशन करेंगे उसको, अगर अनकॉन्शियस है तो उसको लेटरल पोजीशन देंगे, अगर कॉन्शियस है तो उसको सुपाइन नहीं थे मतलब सेमी फॉलोअर या फॉलोअर के। देन ओटो थेरेपी देंगे, ओटो थेरेपी लाइक नेसल कैनुला उसका करेंगे या फिर फेस मास्क देंगे उसको, है ना। देन रिक्स, हाँ, अगर ऐसे एटेलेक्टेसिस का रिक्स है तो उसको डीप ब्रीथिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, स्पायरोमीटर, सस्टेन्ड मैक्सिमल इंस्पिरेशन, ये सब करवाएंगे, ठीक है। पोजीशन देंगे, देन पेन रिलीफ देंगे, देन हाइड्रेट करेंगे उसको, बस। देखो अभी लुइस में क्या दिया है, वही दिया है जो दिया है। आफ्टर सर्जरी अंटिल द पेशेंट डिस्चार्ज, मतलब वो होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। देन उसका पहले हम लोग पाकू में ले जाएंगे, फिर उसका ये एडजस्टेंट होता है रूम के, OR ऑपरेटिंग रूम के, है ना। देन उसके बाद रेडीली ताकि उसको एसेस मिल सके एनेस्थीसिया का, ठीक है। देन उसके बाद ये सब उसका हेल्प करता है, ACO, नर्स, पाकू। देन 3 फेजेस होते हैं, ईच फेजेस में अलग अलग लेवल ऑफ केयर दिया जाता है, असाइंड
अगर वो स्टेबल है फ़ेज़ 1 में अच्छा से रिकवर हो रहा है तो उसको रैपिडली मतलब फ़ेज़ 2 में ले जाते हैं, इसी को आरपीपी बोलते हैं। या फिर फास्ट ट्रैकिंग में ले जाते हैं उसको, मतलब अगर डायरेक्टली फास्ट ट्रैकिंग में ले जाता है अगर उसका एम्बुलेटरी सर्जरी हुआ है। एम्बुलेटरी सर्जरी मतलब पूरा ओवरनाइट उसको नहीं रखना पड़ा, ठीक है। देन देखिए पोस्ट एनेस्थेटिक हैंड ऑफ मतलब ये देंगे फ़ेज़ 1 में। पहले तो हम लोग हैंड ऑफ रिपोर्ट देंगे। हैंड ऑफ रिपोर्ट में स्टैंडर्डाइज्ड होता है, वो इंटरेक्टिव होता है, क्वेश्चंस भी अलाउ करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद पेशेंट सेफ्टी ये सब तो हम लोग देखेंगे ही, है ना। इनिशियल असेसमेंट में एयरवे क्लियर, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ये सब देखेंगे। ऑक्सीजन वेंटिलेशन किससे स्टॉप है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज या फिर ओपियोइड से, ठीक है। देन उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीथिंग अगर हो रहा है तो उसको तो भी ऑक्सीजन वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होगा, लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, है ना। देन एबनॉर्मल एयरवे एनाटॉमी इन सब से हो सकता है। देन पल्स ऑक्सीमेट्री चेक करेंगे, इससे क्या होगा ऑक्सीजनेशन भी चेक कर पाएंगे हम लोग, अर्ली वार्निंग हमें मिल जाएगा उसका, ठीक है। देन ये ट्रांसक्यूटिनस कार्बन डाइऑक्साइड PTCCO2। देन उसके बाद ये है आपका NTBL कार्बन डाइऑक्साइड PET-CO2, है ना। तो इससे हम लोग ये सब मॉनिटर करके भी हम लोग अगर उसका हाई रिस्क पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ECG का देखेंगे, BP देखेंगे, अगर आर्टेरियल BP देखेंगे, टेम्परेचर पर, पेरिफेरल पल्स, कैपिलरी रिफिल, स्किन कंडीशन, कलर, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन ये सब देखेंगे हम, ठीक है। देन कॉन्शियसनेस ये सब हम लोग उसका देखेंगे, ठीक है। देन इफ़ द पेशेंट अगर उसको रीजनल एनेस्थीसिया मिल रहा है लाइक स्पाइनल का एग्जांपल है, देन तो हम लोग उसका सेंसोरी एंड मोटर ब्लॉकेज ये सब देखेंगे, डर्मेटोम लेवल देखेंगे, ये सब जो मैंने बताया है। देन ये सब भी इसका है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, जो है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट्स लाइक बता दिया ये सब, एरिया ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या होगा। देन आपका एसेलेक्टिसिस ये सब, ये टेबल होलसम है, इसको पढ़ लेने से आपको और कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सब ओके। सो दिस इज़ लाइक इधर तक हो गया ना आपका, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक, ये वाला कार्डियक प्रॉब्लम्स के बारे में। तो कार्डियक प्रॉब्लम्स आएगा आपका, ठीक है। तो कार्डियक प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर और भी कुछ रह गया है तो मैं आपको दे दूँगी वहाँ पे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। थैंक यू।